हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाठ्यकला पर। दोस्तों, यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस से संबंधित पीवाईक्यूज़ का डिस्कशन हमारे चैनल पर चल रहा था और पिछले क्लास में हमने दिसंबर 2015 का पेपर 2 का फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया, जहां पे 25 क्वेश्चंस को डिटेल से हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अभी आज इस वीडियो में हम लोग 26 to 50 क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा जो भी एडिशनल पॉइंट्स की आवश्यकता होगी मैं आपको दूंगा, ताकि वो आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सके। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए 25 तक हमने डिस्कस कर लिया है। यदि आपने नहीं देखा हुआ है तो पहले जाकर के देख लीजिए वहाँ पे। ठीक है, 25 क्वेश्चंस का डिस्कशन हमारे प्लेलिस्ट पे अपलोड होगा। अभी 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है। हमें मैच करना है कि किस यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, जुडिशियल रिव्यू, 2 सेट्स ऑफ कोर्ट, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, तो ये किस कंट्री से मैच करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इंडिया में क्या है, यूएसए में क्या है, यूके में क्या है और फ्रांस में क्या है। तो 26 नंबर का यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ए का 2 इंडिया में जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट है। ठीक है, फिर यूएसए में यहाँ पे देखिए बी का 4 ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है यूके में। ठीक है, तो यूके में सी का 1 रूल ऑफ लॉ, फ्रांस तो 2 सीट्स ऑफ कोर्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे मैच हो जाता है। हाँ, इसके साथ आप लोग एक चीज़ ये भी याद कर रखिएगा कि अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में जो बहुत सारे प्रोविजंस हैं वो कौन से कंट्री से लिया हुआ है। ठीक है, जैसे डीपीएसपी हमने है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है तो हमने आयरलैंड से लिया है। ठीक है, फिर मान के चलिए जॉइंट सीटिंग है। ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स है। इन सब चीज़ों को कहाँ से लिया है, तो ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल इमरजेंसी का प्रोविज़न हमने कहाँ से लिया है, तो जर्मनी से लिया हुआ है। तो इस प्रकार से एक लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं मैच करने को। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन 27 नंबर। यहाँ पे है Which one of the following statement is not correct in regard to Aristotle's classification of governments? ठीक है, तो एरिस्टोटल ने टोटल 6 टाइप ऑफ गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें एरिस्टोक्रेसी हो गया, मोनार्की हो गया, ठीक है, और या फिलोसफर किंग हो गया, ठीक है, पॉलिटी हो गया, डेमोक्रेसी हो गया। तो इस प्रकार से डिस्कस किया हुआ है। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की सीरीज़ में एरिस्टोटल और प्लेटो और मैकियावेली को पढ़ाया है। आप लोग जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कौन सा सही नहीं है पूछा जा रहा है। ऑप्शन है द क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट्स वाज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, इन द टास्क ऑफ गवर्निंग। फिर है वेदर रूलर्स गवर्नड इन कॉमन इंटरेस्ट द जेन्युइन फॉर्म। ठीक है, और देयर ओन परवर्टेड फॉर्म। The government is more effective and stable when rulers govern in their interest. ठीक है, the government is captured by shared interest and remains insensitive. ठीक है, to यहाँ पे एक्चुअली दिख नहीं रहा, इंटरेस्ट ऑफ द होल कम्युनिटी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें बताना है कि कौन सा जो सही नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, 4, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये सही नहीं है। द गवर्नमेंट इज कैप्चर्ड बाय शेयर्ड इंटरेस्ट एंड रिमेन्स इनसेंसिटिव टू द इंटरेस्ट ऑफ द होल कम्युनिटी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का नहीं होगा ये ऑप्शन। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा। बाकी जो तीनों हैं वो उनके फीचर्स है जब उन्होंने क्लासीफाई किया। ठीक है, तो ध्यान में रखना है ये नहीं था। ठीक है, और कौन सा रूलर के फॉर्म में है जिसको परवर्टेड फॉर्म वो बोलते हैं। ठीक है, और कौन सा गवर्न के इंटरेस्ट में है, इनके क्लासिफिकेशन को अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। द क्राइसिस डिस्क्राइब्ड बाय लियोनार्ड बिंडर एट ऑल इन देयर बुक क्राइसिस एंड सीक्वेंसेस इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट आर।
ठीक है। तो कौन कौन से क्राइसिस के बारे में, लियोनार्ड के बारे में बताया गया, उनकी बुक है, तो इसके बुक के नाम नोट कर लीजिए आप लोग यहाँ पे, इस बुक का नाम आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और बताना है कि कौन सा क्राइसिस उन्होंने डिस्क्राइब किया है, ठीक है। तो 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन है आइडेंटिटी क्राइसिस, इंटीग्रेशन क्राइसिस, लेजिटिमेसी क्राइसिस या रिसोर्स मोबिलाइजेशन क्राइसिस, ठीक है। तो 28 का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जहाँ पे ये चारों जो हैं उन्होंने इस क्राइसिस के बारे में बात की है। तो चारों क्राइसिस सही है, ठीक है, आइडेंटिटी क्राइसिस, लेजिटिमेसी, इंटीग्रेशन और रिसोर्स मोबिलाइजेशन, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। Which one of the following factors are related to load capacity in the communications theory? ठीक है, कम्युनिकेशंस थ्योरी किनके द्वारा दिया गया था? कार्ल ड्यूस्ट के द्वारा, ठीक है। इन्होंने लिखा था, इनकी एक जो पुस्तक थी उसका नाम था द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ये बहुत फेमस बुक है और कम्युनिकेशन थ्योरी इसी से रिलेटेड है, ठीक है। 1963 में यह बुक पब्लिश हुई थी, तो आप लोग याद रखना है, ठीक है। तो 29 का क्या सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, जहाँ पे चारों जो हैं वो लोड कैपेसिटी से संबंधित, लोड कैपेसिटी से रिलेटेड है, ठीक है। रिस्पॉन्सिवनेस, बैकग्राउंड नॉइज, फिडिलिटी और डिस्टॉर्शन, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, 29 हो गया, 30 देखते हैं, ठीक है। Which one of the following said the power is matter of getting people to do what they would not have otherwise done, ठीक है। और इसके ऑप्शन हैं आपके हना अरेंट, ये अरेंट होगा, फिर रॉबर्ट डहल, मैक्स वेबर, हेंस मॉर्गेंथो। तो बताना है कि यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट, यह जो स्टेटमेंट है वो किनके द्वारा दिया गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा, ठीक है, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, रॉबर्ट डहल, ठीक है। तो 30 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए हना अरेंट के बारे में कुछ जान लीजिए, इनकी जो बुक है, ठीक है, इचमैन इन जेरूसलम, लिख लीजिए इसको, इचमैन इन जेरूसलम, ठीक है। और उसके बाद है अ रिपोर्ट ऑन बेनेबिलिटी ऑफ एविल, अ रिपोर्ट ऑन बेनालिटी ऑफ एविल, ठीक है, ये पूरा बुक का नाम है। दूसरा बुक का नाम लिख लीजिए, मैं जो इन्हीं से संबंधित है, द ह्यूमन कंडीशन, द ह्यूमन कंडीशन, ठीक है। और एक बुक और लिख लीजिए, ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। तो ये सारे बुक्स इन्हीं से संबंधित है, ठीक है, इनको याद कर लीजिए, ठीक है। फिर रॉबर्ट डहल यहाँ पे हैं, इनसे संबंधित कुछ बातें आप लोग ध्यान में रखिए। इन्होंने जो बुक लिखी उसका नाम था पॉलीआर्की, पॉलीआर्की, पार्टिसिपेशन एंड अपोजिशन, ठीक है, पार्टिसिपेशन एंड अपोजिशन, तो ये बुक का नाम था, ठीक। तो इनसे संबंधित है, एक सेकंड थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है। और रॉबर्ट डहल से संबंधित ये भी बुक का नाम आपको पता होगा, जो मैंने बार बार बताया, हु गवर्न्स, ठीक है, यह उनकी पुस्तक है, हु गवर्न्स। उसके बाद डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक्स, इन्हीं की बुक है, डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक्स, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 3 बुक के नाम आपको रॉबर्ट डहल से संबंधित पता होना चाहिए। मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेसी से संबंधित, हंस मोर्गेंथो इंटरनेशनल रियलिज्म से संबंधित, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने पहले भी इनके बारे में डिस्कस की हुई है। तो 30 नंबर क्वेश्चन का क्या सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 31 नंबर, यहाँ पे देखिए, हु अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ इवॉल्विंग द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो और ऑप्शन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन कौन सा जो प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से इवॉल्व हो रहा है उससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन है हेनरी फयोल, एल.डी. वाइट, उर्विक और गुलिक, ठीक है। तो यहाँ पे 31 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, एल.डी. वाइट। ये संबंधित नहीं है, ये तीनों जो हैं वो संबंधित है,
प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के इवॉल्विंग नेचर से। ठीक है, और ऑप्शंस में यदि हम लोग एनालाइज करें तो उर्विक के बारे में क्या जानते हैं हम लोग, इनकी एक फेमस थ्योरी थी जिसको जेड थ्योरी इन्होंने कहा। ठीक है, तो जेड थ्योरी के बारे में पूछा जाए कि किससे रिलेटेड है तो उर्विक से। ठीक है, इस थ्योरी में इन्होंने इन्होंने बताया 2 बेसिक एस्पेक्ट्स हैं लीडरशिप के। ठीक है, लीडरशिप के बारे में बताया इस थ्योरी में कि 2 बेसिक एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक तो साइंटिफिक एस्पेक्ट के बारे में इन्होंने बात की, साइंटिफिक एस्पेक्ट। ठीक है, और दूसरी एस्पेक्ट के बारे में इन्होंने बात किया, उसको बोला इन्होंने आर्टिस्टिक एस्पेक्ट, आर्टिस्टिक एस्पेक्ट। ठीक है, जब पबेड का सीरीज हम लोग चलाएंगे तो वहाँ पे हम लोग कंप्लीट तरीके से सभी थ्योरीज को देखेंगे। ठीक है, कि क्या है नहीं है। अभी के लिए बस इतना याद रखिए। ठीक, और उर्विक से संबंधित एक बुक है उनकी जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए, वो है मैनेजमेंट ऑफ टुमारो, मैनेजमेंट ऑफ टुमारो। ठीक है, तो यह बुक का नाम भी आपको याद रखना है, मैनेजमेंट ऑफ टुमारो, जो उर्विक से संबंधित है। ठीक है, अब अगला बुक देखते हैं हम लोग, गुलिक के बारे में देख लीजिए, यहाँ पे है। ठीक है, इससे संबंधित कुछ बातें, जैसे गुलिक ने 4 P's के बारे में बताया जब वो थ्योरी ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन दे रहे थे। तो थ्योरी ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है, जब उन्होंने बताया कि किस प्रकार से डिपार्टमेंटलाइजेशन किया जाना चाहिए तो उन्होंने 4 P's के बारे में बात किया। ठीक है, तो 4P में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, एक तो उन्होंने बताया कि एक है प्रोसेस है। ठीक है, एक प्रोसेस हो गया, दूसरा जो उन्होंने कहा वो है पर्पस। ठीक है, पर्पस, तीसरा बताया उन्होंने प्लेस। ठीक है, और चौथा जो उन्होंने बताया वो है पर्सन। ठीक है, तो प्रोसेस, ठीक, पर्पस, प्लेस और पर्सन, तो ये 4 P's के बारे में वो बात करते हैं गुलिक। ठीक है, यहाँ पे देखिए एल.डी. वाइट है। एल.डी. वाइट को कहा जाता है कि इन्होंने फर्स्ट टेक्स्ट बुक लिखा था पबेड के ऊपर। तो फर्स्ट टेक्स्ट बुक जो लिखा गया पबेड पे वो लिखा गया एल.डी. वाइट के द्वारा। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, और उस बुक का नाम क्या होगा, इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, लिखना चाहें तो लिख लीजिए, इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और यह पब्लिश हुई थी 1926 में। तो एल.डी. वाइट के द्वारा यह लिखा गया था। ठीक है, तो इनको नोट डाउन कर लीजिए, एक सेकेंड। ठीक है, इसके अलावा आप लोग फेयोल के बारे में थोड़ा कुछ जानकारियां इकट्ठा कर लीजिए। हेनरी फेयोल हैं। ठीक है, हेनरी फेयोल के बारे में क्या जानना चाहिए, इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। ठीक है, लिखिए फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट किसको कहा जाएगा, हेनरी फेयोल को। इनकी जो एक बुक है उसका नाम भी लिख लीजिए, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, यह पब्लिश हुई थी 1916 में। ठीक है, तो जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1916 में, और फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। तो ये सारी बातें आपको इन सबसे रिलेटेड पता होनी चाहिए। तो हम लोगों ने डिटेल से हर एक पॉइंट्स को देख लिया है। अब अगला क्वेश्चन 32 नंबर यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, हु अमोंग द फॉलोइंग रिमेन्ड चेयरमैन ऑफ कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, तो 10 सालों तक कौन वहाँ पे चेयरमैन रहे कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन के। ठीक है, तो बताना है, और वुड्रो विल्सन, फ्रेडरिक्स, ड्वाइट वॉल्डो या हर्बर्ट साइमन। ठीक है, तो 32 नंबर का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, फ्रेडरिक रिग्स। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का 32 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, और यहाँ पे देखिए वुड्रो विल्सन के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, इनको फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है,
वुड्रो विल्सन से संबंधित। और ये लीग ऑफ नेशन जब बन रहा था, ठीक है, उसमें इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई थी, है ना। और इनके लिए इनको नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया गया था 1920 में, नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला इसके लिए इनको 1919 में, ठीक है। और ये 28th यूएस प्रेसिडेंट थे, ठीक है। वुड्रो विल्सन 28th यूएस प्रेसिडेंट थे। तो ये सारी बातें इनसे संबंधित पता होनी चाहिए। इनकी एक फेमस बुक या कह सकते हैं लेख था जिसको 14 पॉइंट्स कहा जाता था, 14 पॉइंट्स, ठीक है। उनकी फेमस स्पीच भी यहाँ से निकल के आई। तो 14 पॉइंट्स किससे संबंधित है? तो वुड्रो विल्सन से, ठीक है। आप लोग इसको लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं ड्वाइट वॉल्डो के बारे में, ठीक है। तो ड्वाइट वॉल्डो से संबंधित क्या हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो इनकी एक फेमस बुक है द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, ठीक है। यह बुक पब्लिश हुई थी 1948 में। यह फेमस बुक है इनकी, ड्वाइट वॉल्डो की, तो याद रखिए, ठीक है। और हर्बर्ट साइमन के बारे में आप लोग पहले भी जानते होंगे, मैंने बताया हुआ है, जिसको बोलते हैं ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में इन्होंने बात किया। तो ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्हीं की बुक है, ठीक है। तो ये याद रखना है। बाउंडेड रैशनैलिटी का थ्योरी भी इन्हीं के द्वारा दिया गया। तो यहाँ पे लिख लीजिए थ्योरी ऑफ बाउंडेड रैशनैलिटी, थ्योरी ऑफ बाउंडेड रैशनैलिटी। तो किससे संबंधित है? तो ये हर्बर्ट साइमन से संबंधित है, ठीक है। तो इन सब पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। रिग्स के बारे में जानते हैं, इन्होंने प्रिज्मेटिक मॉडल दिया, प्रिज्म मॉडल, ठीक है। साला मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। और डेवलपिंग कंट्रीज से रिलेटेड इन्होंने काम किया है, ठीक। तो आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा 33 नंबर। द वन बेस्ट वे इन साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क, इंटेंसिव एनालिसिस ऑफ वर्क प्रोसेस, मेंटल रेवोल्यूशन ऑन द पार्ट ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क मेथड्स, ठीक है। तो 33 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क मेथड्स, ठीक है। और फिर अब देखते हैं हम लोग आगे अगला क्वेश्चन। Which one of the following is not a staff agency in United States of America? State Department, National Security Council, Office of Budget and Management, The White House, ठीक है। तो 34 का हो जाएगा स्टेट डिपार्टमेंट। मैंने पिछले जब PYQ डिस्कस कर रहा था 2015 जून की पेपर को, उस समय मैंने बताया हुआ है कि जैसे लाइन एजेंसी क्या होती है, ठीक है, स्टाफ एजेंसी क्या होती है, ऑक्सिलरी एजेंसी क्या होती है, ठीक है। तो आप लोग जाके अच्छे से वहाँ पे देख सकते हैं। जो मेन काम होता है लाइन एजेंसी का होता है, स्टाफ एजेंसी असिस्ट करती है, ऑक्सिलरी एजेंसी को हाउस कीपिंग एजेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन 35 नंबर हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो 34 का ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। 35 नंबर देखिए, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ FM मार्क्स क्लासिफिकेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। तो FM मार्क्स के द्वारा जो ब्यूरोक्रेसी का क्लासिफिकेशन किया गया वो क्या करेक्ट सीक्वेंस होगा वो बताना है, ठीक है। तो उन्होंने 4 प्रकार की ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात की, मेरिट, गार्जियन, पेट्रोनेज और कास्ट ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। तो इसको हमको अरेंज बस करना है। तो 35 का अरेंजमेंट यदि किया जाए तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। पहले गार्जियन ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, फिर कास्ट ब्यूरोक्रेसी, फिर पेट्रोनेज और फिर बाद में मेरिट। तो 35 का यहाँ पे याद रख लीजिए, ठीक है। और FM मार्क्स की एक और बुक है द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, ठीक है, एन इंट्रोडक्शन टू ब्यूरोक्रेसी, एन इंट्रोडक्शन टू ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। तो ये पूरा नाम है उनकी बुक का, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन टू ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट एंड इंट्रोडक्शन टू ब्यूरोक्रेसी। और ठीक है, तो FM मार्क्स से संबंधित और एक इन्होंने जो लिखा वो बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इनके बारे में इन्होंने बुक लिखी। तो ये बुक के नाम आपको याद रख लेना है। 36 नंबर देखिए, परफॉर्मेंस बजटिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ,
ठीक है। तो 36 का बताइए किनके रिकमेंडेशन से परफॉर्मेंस बजट आया है हमारे इंडिया में। ऑप्शन है पॉल एप्पलबाई रिपोर्ट, गोरवाला रिपोर्ट, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन रिपोर्ट, सांथनम कमेटी रिपोर्ट। तो 36 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फर्स्ट एआरसी रिपोर्ट। ठीक है। तो फर्स्ट एआरसी रिपोर्ट के बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, जिसके चेयरमैन कौन थे, तो मोरारजी देसाई थे। ठीक है। फिर बाद में के हनुमंथा बने। ठीक है, तो याद रख लीजिए इसको। और सांथनम कमेटी रिपोर्ट 1963 में आई थी। ठीक है। ठीक है, सीवीसी इन्हीं की वजह से बना, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है। और फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो इंडिया में बना वो इन्हीं की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बना। तो ये सब भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। ठीक है। 37 नंबर देखिए, डोमिसाइल क्वालिफिकेशन फॉर पब्लिक अपॉइंटमेंट वाज फर्स्ट यूज्ड इन। ठीक है। तो डोमिसाइल क्लासिफिकेशन पब्लिक अपॉइंटमेंट के लिए सबसे पहली बार कहाँ पे यूज हुआ था? यूनाइटेड किंगडम में, यूएसए में, इंडिया में या फिर ऑस्ट्रेलिया में। 37 का क्या जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, यूएसए में। ठीक है। तो डोमिसाइल का क्वालिफिकेशन सबसे पहले यूएसए में इस्तेमाल हुआ। 38 नंबर देखिए, द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स इन इंडिया आर अपॉइंटेड फॉर अ टर्म ऑफ 3 years, 4 years, 5 years या 6 years। तो 38 का क्या सही जवाब हो जाएगा? 3, 5 years। मैं बताते चलूँ, ये चूंकि 2015 का क्वेश्चन है इसीलिए 5 years होगा। अभी इनको रिड्यूस कर दिया गया है क्योंकि अब फिर अमेंडमेंट हुआ इस CIC एक्ट में। ठीक है, इंफॉर्मेशन RTI जो है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में। और CIC और इंफॉर्मेशन कमिश्नर का जो टर्म है वो रिड्यूस करके 3 years कर दिया गया है। ठीक है। तो याद रखना, अभी पूछा जाएगा तो 3 years, तो इसमें अमेंडमेंट हो चुका है। चूंकि ये पहले का पेपर है इसीलिए 5 years होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकेंड। तो हम लोगों ने 38 नंबर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। ठीक है। 39 नंबर देखिए, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन में है द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है, इज नो वेज फिजिबल, नाउ डेज फिजिबल। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे दिखता नहीं है थोड़ा। फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल टास्क जनरली नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सुपरविजन। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज नॉट ऑलवेज फिजिबल है। यहाँ पे देखिए नॉट ऑलवेज फिजिबल, तो बताइए कौन सा सही होगा। तो 39 नंबर का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, जहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 दोनों स्टेटमेंट सही हैं और एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन 40 नंबर, द एम ऑफ ई गवर्नमेंट इज टू मेक द इंटरेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट एंड द सिटीजन। ठीक है, तो एम क्या है ई गवर्नमेंट का? इंटरेक्शन करना गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में किस तरीके से? मोर फ्रेंडली, कन्वीनियंट, ट्रांसपेरेंट या इनएक्सपेंसिव। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का? 4। सारे ऑप्शंस सही हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग देखते हैं ई गवर्नमेंट के जरिए क्या है, लोग अपने कामों को अच्छे तरीके से कर लेते हैं, कन्वीनियंट तरीके से, ट्रांसपेरेंट है, ज़्यादा खर्चीला भी नहीं है और मोर फ्रेंडली भी है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी इज ऑल्सो टर्म्ड एज। ठीक है, तो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को क्या कहा जाता है? कल्चरल डिप्लोमेसी, क्राइसिस डिप्लोमेसी, ऑयल डिप्लोमेसी या डेवलपमेंट डिप्लोमेसी। ठीक है, तो 41 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, डेवलपमेंट डिप्लोमेसी। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ नॉन अलाइनमेंट। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है, नॉन अलाइनमेंट स्टैंड फॉर प्लूरलिटी एंड डेमोक्रेटिक इक्वालिटी अमोंग कम्युनिटी ऑफ नेशंस। फिर है इट अपोजेज ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशनलिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन एंड इट चैंपियंस द कॉज ऑफ फंडामेंटल फ्रीडम। इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस इज द मोटो ऑफ नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट रेस्ट ऑन द प्रिजम्पशन दैट नेशनल सिक्योरिटी इज लिंक्ड विद द नेशनल स्ट्रेंथ ऑफ इंडिविजुअल नेशंस। नॉन अलाइनमेंट asserts that international peace is an inalienable prerequisite for attaining national aspirations and for the exercise of sovereign independence। तो 42 का क्या सही जवाब हो जाएगा? कौन सा नहीं पूछा है ना,
कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो 42 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, यह नहीं है, ठीक है। बाकी सारे फीचर्स हैं। हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में इसीलिए ज्वाइन किया क्योंकि हमें एक बिल्कुल चूंकि उस समय आज़ाद हुए थे हम लोग, तो हम ना यूएस के पाले में जाना चाहते थे ना यूएसएसआर के पाले में जाना चाहते थे, और हम लोगों ने एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी करके टर्म आता है उसको चुनना चाहा। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, हम लोग किसी से दुश्मनी नहीं ले रहे थे मूल, ठीक है, लेकिन हमारा कहना था कि जहाँ पे इंडिया के लिए जो ठीक रहेगा हम उसके साथ वो काम करने के लिए रेडी हैं। तो हम लोग यूएस के साथ भी रेडी थे, यूएसएसआर के साथ भी रेडी थे, लेकिन अपने ज़रूरत के अनुसार। तो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी टर्म वहीं से निकल के आता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेक्निक टू एक्सरसाइज नेशनल पावर, ठीक है ना। तो जो नेशनल पावर को एक्सरसाइज करने का टेक्निक नहीं है उसके बारे में हमें बात करनी है। यहाँ पे है डिप्लोमेसी, ठीक है, उसके अलावा है इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट, फिर यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स टू ज्वाइन अ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो 43 का क्या सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4, यह टेक्निक नहीं है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना यह एक टेक्निक नहीं है नेशनल पावर को एक्सरसाइज करने के लिए। डिप्लोमेसी है, मिलिट्री फोर्स है, इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 44 नंबर। हमें मैच करना है बुक और ऑथर्स को, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी, 3 ट्रेडिशंस, ठीक है। फिर है द नॉर्थ साउथ डिवाइड एंड द इंटरनेशनल सिस्टम, ह्यूमन सिक्योरिटी, इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो हमें मैच करना है। यहाँ पे देखिए जो थिंकर्स हैं एन.बी. एडम्स, मार्टिन वाइट, ठीक है। तो ये 44 नंबर का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। जहाँ पे ए का हो जाएगा 4, मार्टिन वाइट की बुक है इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी द 3 ट्रेडिशंस, फिर बी का हो जाएगा 3, फिर सी का हो जाएगा आपका 2 और डी का हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आप लोग मैच कर लीजिए और इस बुक के नाम आप लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिगार्डेड एज द करेंसी ऑफ पावर। तो किसको करेंसी ऑफ पावर के रूप में रिगार्ड किया जा सकता है, फूड, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, न्यूक्लियर वेपन्स और मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस। तो 45 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। न्यूक्लियर वेपन्स जिन कंट्रीज़ के पास है वो एक तरीके से सिंबल किसको दिखाता है, पावर को, है कि नहीं। सब लोग डरते हैं कि यदि उस कंट्री पे अटैक कर दिया जाएगा तो उसके पास रिटेलिटरी पावर है, न्यूक्लियर वेपन्स का यदि इस्तेमाल कर लिया जाए तो फिर वो बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होगा। इसीलिए डेटरेंट एक तरीके से वो क्रिएट करता है न्यूक्लियर वेपन, ठीक है। तो और हम लोगों ने इसीलिए न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ बढ़ा भी, है ना, ऑपरेशन पोखरन, है ना, स्माइलिंग बुद्धा, ये सब टर्म्स जो हैं इंडिया के न्यूक्लियर वेपन से संबंधित हैं, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान और चाइना दोनों तरफ से घिरे हुए हैं, है ना। तो अपनी सिक्योरिटी के लिए हमें न्यूक्लियर वेपन्स को बनाना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। और अगला प्रश्न देखिए, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप लोग देखिए। तो मैं बता देता हूँ डायरेक्ट कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 46 का। बी यहाँ पे गलत है, ठीक है, यह सही नहीं है। और स्विट्ज़रलैंड पहले ही बन गया था यूनाइटेड नेशन का मेंबर। तो जनरली ए, सी और डी सही है, बाकी ये बी जो है वो गलत है। 47 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। 47 नंबर पढ़िए, हु वॉज ऑफ ओपिनियन दैट द एंड ऑफ कोल्ड वॉर रिप्रेजेंटेड द विक्ट्री ऑफ आइडियल स्टेट एंड लिबरल कैपिटलिज्म, ठीक है। ऑप्शन है माइकल डोयले, फ्रांसिस फुकुयामा, थॉमस डूने, सैमुअल हंटिंगटन। तो बताइए यह किन की स्टेटमेंट थी। तो 47 नंबर का सही जवाब हो जाएगा आपका फ्रांसिस फुकुयामा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इन्हीं की एक जो फेमस बुक थी वो एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन है, एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, इन्हीं की बुक है, ठीक है। और इन्हीं का कहना था कि एक तरीके से जो पूरे वर्ल्ड पे
डेमोक्रेसी आ रही है, ठीक है, लिबरलिज्म आ रहा है, लिबरलिज्म जीत गया है, ठीक है, और फिर यही वहाँ पे इस्टेब्लिश हो गया। मतलब जो एक तरीके से जो वॉर चल रहा था लिबरलिज्म और सोशलिज्म के प्रति, ठीक है ना, यूएस और यूएसएसआर के बीच में कि कौन ज़्यादा आइडियोलॉजी सही है, तो लिबरलिज्म वो वॉर जीत चुका है और एंड ऑफ हिस्ट्री हो गया है, ठीक है। इसका मतलब अब ज़्यादा संघर्ष नहीं है, ठीक है, और लिबरलिज्म को उन्होंने बहुत बताया कि अब दुनिया में यही चलेगा, ठीक है, लिबरलिज्म के बारे में। तो फ्रांसिस फुकुयामा की बुक का नाम याद रखिएगा, एंड ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, एंड द लास्ट मैन। और सैमुअल हंटिंगटन के बारे में ये याद रखिएगा, इन्होंने लिखा क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, ठीक है। इसमें वो बताते हैं कि जो अब जो क्लैश होगा वो सिविलाइजेशन को लेकर के होगा, जहाँ पे जैसे उन्होंने बताया कि वेस्टर्न जिस प्रकार से थिंकिंग है, पहनावा है ना, उनकी जो सिविलाइजेशन है वो क्लैश करेगी किससे, इस्लामिक सिविलाइजेशन से, इस प्रकार से उन्होंने बताया, ठीक है। और इनकी जो बुक पब्लिश हुई थी वो 1996 में यह बुक पब्लिश हुई, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के बाद उनकी जो एक और बुक है वो द थर्ड वेव है, तो लिख लीजिए दी थर्ड वेव, ठीक है। डेमोक्रेटाइजेशन इन लेट 20th सेंचुरी, पूरा बुक का नाम है डेमोक्रेटाइजेशन इन लेट 20th सेंचुरी, ठीक है। तो ये बुक के नाम सैमुअल हंटिंगटन से संबंधित है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैच करना है हमें, ठीक है, कि कौन सा इंसिडेंट कब हुआ, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, सोवियत यूनियन जर्मन नॉन अग्रेशन पैक्ट कब हुआ, जर्मनी इन्वेडेड सोवियत यूनियन, जर्मनी ऑक्यूपाइड चेकोस्लोवाकिया, जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड, ठीक है। तो हमें मैच करना है, और यहाँ पे देखिए 48 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो मैच कर लीजिए, ए का 4, ठीक है, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो इस प्रकार से आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए और याद करिए, क्योंकि ये जो है वो वर्ल्ड वॉर 1 से लेकर के वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में है, ठीक है, और जो भी घटनाएं हुई हैं उसको मैच करने को दिया गया है, तो ये आगे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए 49 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 2 क्वेश्चन लेफ्ट हो चुका है, बचा हुआ है हमारा, ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, पहला है द कन्वीनिंग ऑफ बांदुंग कॉन्फ्रेंस 1955 वॉज सजेस्टेड बाय श्रीलंका, द इमीडिएट प्रोवोकेशन टू कन्वीन दिस कॉन्फ्रेंस वॉज कंक्लूजन of a treaty between Taiwan and the United States and creation of SEATO and Baghdad Pact. The idea of holding this conference was welcomed by USSR and China. फिर है बांदुंग इज द सिटी ऑफ इंडोनेशिया। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो 49 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही हैं, बट ये बांदुंग इज सिटी ऑफ इंडोनेशिया ये गलत है, ठीक है। तो बांदुंग कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, 1955 में, और यह सजेस्ट किया गया था श्रीलंका के द्वारा, ठीक है। और दूसरा है कि इस कॉन्फ्रेंस का जो कहाँ पे हुआ था, ताइवान और यूएस की जो ट्रीटी थी उसके बाद हुआ था क्रिएशन ऑफ सीटो एंड बगदाद पैक्ट, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए द आइडिया ऑफ होल्डिंग दिस कॉन्फ्रेंस, तो जो आइडिया हुआ था उसको किसके द्वारा वेलकम किया गया था, यूएसएसआर और चाइना के द्वारा, ठीक है। और बांदुंग कहाँ पे था, तो हमें पूछा कौन सा करेक्ट है, ए बी एंड सी। बांदुंग इज अ सिटी ऑफ, बांदुंग तो इंडोनेशिया में ही है, ठीक है। तो यहाँ तो गलत दे रहा है ऑप्शंस में। इस क्वेश्चन का जवाब 49 का तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 दिया था, लेकिन मुझे लग रहा है ये थोड़ा कन्फ्यूज़न है, और मैं इस क्वेश्चन को अभी होल्ड पे रख देता हूँ, ठीक है। इसका सही जवाब मैं आपको कमेंट बॉक्स पे बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये बांदुंग तो इंडोनेशिया में ही है, ठीक है ना। बांदुंग इज और इसमें ये तो होगा ही, डी होगा ही, ठीक है। तो इन तीनों में हमें कोई ऑप्शन चुनना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं डिटेल से एक बार देख करके बताता हूँ आपको ऑप्शंस, ठीक है।
आइए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, बहुत सारा लंबा लिखा हुआ है, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन प्रोवाइड्स दैट, ये किस आर्टिकल में है बेसिकली ये पूछा जा रहा है। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए। 50 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, आर्टिकल 43। ठीक है, तो 26 से लेके 50 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया। इसमें हमारा एक 49 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजिंग है, और क्योंकि आंसर की में अलग दिया हुआ है, तो मैं इसको देख करके आपको कमेंट्स बॉक्स में इसका सही आंसर जो होगा वो लिख दूंगा। ठीक है, और बाकी जो पार्ट 1 है उस वो भी देख लीजिए आप लोग, पार्ट 2 फिर देखिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग दिसंबर 2015 पेपर 2 को अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और पेपर 3 हम लोगों को डिस्कस करना है 2015 का जून का और दिसंबर का। ठीक है, तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को रेगुलर फॉलो करते रहें। हमारे चैनल पे यहाँ पे आपको पॉलिटिकल साइंस से संबंधित हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मिलेंगे कंटेंट्स, और इंग्लिश में भी MCQ हम लोग कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो मैं जहाँ से हो सकता है अलग अलग टॉपिक से वो अरेंज कर रहा हूँ, फिर क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जैसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल थ्योरी, है ना। तो अलग अलग जो सिलेबस के पॉइंट्स हैं उनसे हम लोग MCQs प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो बस यही है। और नेट एग्जाम्स में बेसिकली 3 चीज़ों पे आपको ध्यान में रखना है। एक तो PYQs को अच्छे से डिटेल से डिस्कस करना है पॉइंट्स वाइज। ठीक है, उसके अलावा मॉक टेस्ट देना है जो कि हम लोग MCQs के जरिए करेंगे। और तीसरा जो है वो रिवीजन करते रहना है आपको हर एक सिलेबस के पॉइंट्स को। ठीक है, तो ये चीज़ों को यदि आप रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आसानी से आप लोग JRF क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, या कोई भी एग्ज़ाम। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।